लोग आ जाओ, जुड़ जाओ आके हाई स्कूल साइंस की क्लास। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर, अम्ल क्षार लवण। ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाओ। सभी को लिंक शेयर कर दो, सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। अम्ल क्षार लवण का चैप्टर का जो डेफिनेशन है, जो छोटी छोटी बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपको आज बता दूंगा। ये चैप्टर आपको मुंह जुबानी ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे हो सकते हो उतने बच्चे जुड़े बेटा। जल्दी जल्दी करें बेटा, सभी लोग शेयर करें। अम्ल क्षार लवण, आपको ये दिख रहा होगा, अम्ल क्षार लवण। फटाफट सभी जुड़िए। सभी जुड़ गए, क्लास को फिर चालू किया जाए। आदित्य, सभी को बुलाओ, सभी को बुलाओ जल्दी से, फिर चालू किया जाए अपना लेक्चर। बालकों वाली क्लास, ऑनलाइन यूट्यूब क्लास, अम्ल क्षार लवण, कक्षा 10। बढ़ते हम लोग टॉपिक पर। पहला कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, क्या आया? अम्ल क्या होते हैं? तो लिखा है, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक, एकदम आसानी से समझ में आ गया। और बेटा आपको अम्ल की जानकारी के पेपर में लिखने के लिए आता, अम्ल क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हो, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक, उदाहरण जैसे HCl, H2SO4, HNO3। बेटा जब इनको आप जल में घोलते हो, ठीक है, तो बेटा H+ Cl- में टूट जाते हैं। तो दुनिया में जिस भी अकार्बनिक पदार्थ से H निकल जाए, समझ जाओ वो एसिड है, अम्ल है। अब अम्ल के कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेंगे। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक, ये होती प्रॉपर्टी अम्ल की। अब हम क्षार पर आते हैं बेटा। अब क्षार क्या होते हैं? क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? क्षार कहा जाता है। इससे सरल परिभाषा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। देखो जैसे लिखा है NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, यानी क्षार दुनिया की वो हर एक चीज है जिसमें OH छिपा हो। अब इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। शायद अगर आपने कभी कड़वा खीरा खाया हो, कड़वी ककड़ी खाई हो, तो जो कड़वाहट उसमें होती है, वही क्षार के कारण होती है। ठीक, क्लियर हो गया सब कुछ? अब बेटा क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं बेटा, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये याद रखिए आप, लिटमस पेपर का जो रंग बदलता है ये याद रखिए, कि जैसे क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करते बेटा? नीला कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, अब लवण पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो बेटा लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, लवण उदासीन उत्पाद है। अब उदाहरण क्या है बेटा? NaCl, KCl। बेटा इसमें ना तो H दिखेगा आपको, ना तो OH दिखेगा। याद रखिए, जिसमें H ना दिखे, OH ना दिखे, वो लवण होता है। इतना दिमाग में काफी हद तक बिठा लें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है भाई, अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? बड़ी ही सीधी सी बात है। अकार्बनिक का अर्थ होता है जिसमें कार्बन ना हो। अगर आप थोड़े समझदार हैं तो कार्बन एक तत्व है जो हमारी आवर्त सारणी में परमाणु नंबर 6 पर है। तो कार्बन जिनमें नहीं होता है वो सब अकार्बनिक होते हैं।
ठीक है। तो वे अम्ल जिन्हें खनिजों से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए बेटा आप HCl लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन जुड़ गया है? मैं नाम ले लेता हूँ बेटा एक बार। ये तो कृष्णा आ गए हैं, SK आ गया कोई, त्रिभुवन कश्यप कश्यप नमस्ते, राज कनौजिया जुड़े हुए हैं। चलो सभी को भेज दो। समझ में आ रहा है बताएं, कमेंट करें फटाफट कि हाँ समझ में आ रहा है चीजें। सभी को जोड़ो बेटा। सर मैं सगुन हूं। सगुन, बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? कमेंट करो, कमेंट करो भाई, बताओ। समझ में आ रही सारी चीजें? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप इससे बना लीजिए, PDF में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेपर में आता है अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होते हैं और एक दुर्बल अम्ल होते हैं बेटा। अब प्रबल अम्ल किसे कहेंगे बेटा हम? वे सभी अम्ल जिनमें H+ आयन उत्पन्न करने वाले अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। मतलब कह सकते हो जिन अम्लों में H+ आयन की संख्या अधिक होती है उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। भाई अम्ल कैसे पता करते हो? H+ से। अब जब H+ ज्यादा होंगे तो बेटा ये समझ जाओ कि वो प्रबल अम्ल भी तो होगा। और कह सकते हो जो जलीय विलयन में H+ आसानी से दे देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जो भी परिभाषा तुम्हें समझ में आए लिख सकते हो। जैसे HCl, HNO3 ये सब क्या है बेटा? प्रबल अम्ल है। ठीक है। अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं बेटा? कभी कभी ये घुमा के प्रश्न पूछा जाता है आपको और समझ में नहीं आता है। एक अणु के जलीय घोल में, मतलब कोई चीज जल में घोल दी आपने, पूर्ण रूप से आयनीकरण के द्वारा जब पूरी तरह से वो आयनाइज हो जाती है, H+ टूट जाती है, किसी में भी टूट जाए, H+ टूटे, Cl- टूटे, किसी में टूटे, उत्पन्न हाइड्रोनियम आयन, बेटा मैंने लिखा था कि H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयनों की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। इसे याद कर लेंगे आप। अम्ल तथा भस्म, भस्म मतलब क्षार, को साबित करने के लिए भैया हम pH पैमाना का प्रयोग करते हैं। सना सना नमस्ते। और अधिक लोगों को जोड़ो बालको। ठीक है, तुम लोग आ गए हो, सबको समझ में आनी चाहिए ये। आगे बढ़ते हैं हम बेटा। अब बेटा आप बता दें हम आपको, अगर अम्ल धातु से क्रिया कर ले तो क्या बनेगा? उत्तर में ऑप्शन टिक होंगे बेटा। हमने बताया था अम्ल धातु से क्रिया करने के साथ बेटा लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, H2 गैस निकलती है। ठीक है बेटा। अब बात आती है बेटा अम्लीय वर्षा का जल जो पीएच मान होता है बेटा, अम्लीय वर्षा बोला जा रहा है यानी पीएच का मान बेटा 7 से तो कम होगा ही होगा, लगभग 5.6 से कम होता है, इसी के आसपास होता है। ठीक है बेटा, जितना पीएच मान कम होगा उतना वो प्रबल अम्ल होगा। मेरी बात दिमाग में जा रही है? मैंने क्या बताया? जितना कम पीएच मान उतना प्रबल अम्ल होगा, जितना पीएच ज्यादा मान तो बेटा वो उतना क्षार होगा। याद रखें। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आयनीकरण अम्ल किसे कहते हैं? सिंपल, इसमें इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं, भाला कैसे लिख दिया था मैंने। वह क्रिया जिसमें कोई अम्ल जल में घुलकर आयन बनाता है उसे आयनीकरण कहते हैं। अब आयनीकरण मतलब जल में जब घोले जाओगे तो H+ और OH- या H+Cl- कुछ में टूटते नहीं टूटते, मैंने बताया प्लस माइनस आयन चढ़ते हैं। आप सबको पता है नहीं पता है? निशु क्या नाम उसका, सना की सिस्टर का। अब बात आती है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार भस्म जलीय विलयन में क्या देते हैं? भस्म मतलब क्षार, क्षार मतलब OH-। तो बेटा आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार
क्षार जल में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है बालक, सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करें बालक। अब हम समझेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बेटा, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बालक? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको याद होगा HCl की क्रिया अगर NaOH से कराई जाएगी तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और H2O बनेगा। इसके अलावा क्या बनेगा कुछ? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग बेटा, धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ। अब कुछ उदाहरण लिखे बेटा। लिखा है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि बेटा यह जल में बहुत कम आयनित होता है। मतलब जल में आयन टूट जाए बड़ी जल्दी, पानी में डालो आयन टूट जाए, लेकिन ये अपने आप को टूटने नहीं देता। इससे H+ बड़ी मुश्किल से निकलता है। इसीलिए जो बेटा अम्ल H+ आसानी से नहीं देते उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH। अब बेटा आता है आक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। भैया आक्जेलिक अम्ल खट्टा होता है, वैसे प्याज में पाया जाता है। ये इमली पता नहीं कैसे टाइप कर दिया मैंने। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इसे नोट ना करें, ध्यान रखे बेटा, बाय मिस्टेक हुआ ये। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, आक्जेलिक अम्ल प्याज में होता है। कागज एवं कृत्रिम फाइबर बनाने में प्रयोग करते हैं NaOH का। कभी कभी पूछ देता है NH का उपयोग। कार्बनिक अम्ल बेटा देखो, एक था अकार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन नहीं था, C नहीं था। अब कार्बनिक अम्ल जिन अम्लों को पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और इसमें बेटा देखो COOH है, यानी एसिटिक एसिड में क्या था बेटा, यहाँ पर CH3COOH, वो भी कार्बनिक है और ये भी कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब अच्छा पूछ रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? यू नो द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। ठीक है, अब इसको जब गर्म करते हो 373 केल्विन पर तो बेटा CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम ही होगा। भाई अम्लीय pH बोला है ना, अम्लीय तो बेटा 7 से कम ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा। pH मान अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6.5 है, समझ जाना वो अम्लीय होगा। 7 पे उदासीन होता है, 7 से अधिक हो जाता है बेटा वो क्षार बन जाता है। ठीक है बेटा, अब अगला प्रश्न सुनिए। कोई पदार्थ, अभी मैं लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, देखिए कौन बता पाएगा। ठीक है, टिके रहना सब लोग। कोई पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। चलो बताओ वो क्या है बेटा, बोलो बोलो। अच्छा लिखा है, हम छुपा रहे उसको बेटा, उसे अम्ल कहते हैं। हमने कहा था ब्लू पेपर, लिटमस पेपर रेड में बन जाए तो वो अम्ल। अच्छा, कोई पदार्थ स्वाद में कड़वा है, यह क्या हो सकता है बेटा? सीधी सा क्षार हो सकता है, भस्म हो सकता है। कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है बेटा। अब यहां पर देखिए बेटा, ब्लू फिर से नीला हो रहा है, तो संभवतः इसका pH मान 7 से कम होगा। आप 2 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, 7 से कम लिखिएगा। मैंने 5 लिखा है। अब लिखा क्रिस्टलन जल से किसे कहते हैं? क्रिस्टलन मतलब बता कि जल कभी कभी, मतलब कि जल के जो पदार्थ, जल जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त कर लिया जाता है। अब क्रिस्टल तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, अभी उतना वेल से आप समझ नहीं पाओ, कुछ बातें बताने में इतना आसान नहीं होता है। तो बेटा जल क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग से याद कर सकते हैं। क्षारक किसे कहते हैं बेटा? क्षारक उन यौगिकों को कहते हैं जो धात्विक ऑक्साइड, अब धातु के साथ जो ऑक्साइड बने, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड,
या धात्विक हाइड्रोक्साइड है जलीय अमोनियम अमोनिया हो तो उसे अम्लों के हाइड्रोनियम आयन के साथ मिलाकर लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं। याद कर लीजिएगा, मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। अमोनिया और अम्लों के साथ हाइड्रोनियम आयन अगर विकसित कर रहे हो तो क्रिया करके बता क्या बनना है, लवण तथा जल बनना है। तो इसको खास इंपॉर्टेंट तरीके से ना दिमाग में रखिए, इतना ज्यादा नहीं पूछा, ये सबने पूछा था। ठीक है, जो रिलेवेंट है हम उस पर फोकस करते हैं। क्षारकीय ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? कोई धात्विक ऑक्साइड ही क्षारकीय ऑक्साइड कहलाता है यदि उसमें O2 आयन हो तो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करता है। क्षारकीय ऑक्साइड बेटा, मान लीजिए आपने सोडियम ऑक्साइड लिया है बेटा, अब सोडियम के साथ जो भी लगेगा बेटा उसकी प्रकृति क्षारीय ही होगी, समझ रहे हो? तो सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, लिथियम के साथ, इनके साथ कोई भी जुड़ जाए उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो। खड़िया का सूत्र क्या होता है? जो आज क्वेश्चन दिया था उसमें एक्स और वाई मैंने पूछा था, उसमें एक्स तो तुम्हारा क्या था जो बताया गया था, लेकिन एक कंपाउंड था CaO, और ये COC3 टूटता है तब बनता है, यही क्वेश्चन था। तनुकरण किसे कहते हैं बेटा? तनुकरण मतलब होता है बेटा कि अम्ल, अगर तनुकरण बेटा अम्ल हो या क्षार, इनमें जल की मात्रा अगर बढ़ती चली जाएगी बेटा तो ये समझ लीजिए बेटा आप कि उसका तनुकरण प्रारंभ हो गया। मतलब अम्ल या क्षार में लवण मिलाओगे बेटा क्या हो जाएगा, वो बेटा वो चीजें तनु हो जाएंगी। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं बेटा? वे अम्ल जो जल में H+ आसानी से नहीं देते उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जैसे HCOOH और कह सकते हो CH3COOH। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण के जलीय विलयन की प्रकृति हमेशा क्षारीय होगी। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, इन्हें याद कर लीजिए बेटा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब फ्लोराइड की मात्रा बेटा हमारी बॉडी में ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा तो पीएच मान भी कम होता है। मैं फ्लोराइड लेवल पर हो गया, डिटेल पर हो जाता हूँ। पीएच मान बेटा अगर मंजनवा में आपके 5.5 से कम होना है तो बेटा ऐसे केस में। ठीक है, आपको सबको समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट में बताएं बेटा, सभी सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट करें सभी। अरे अनिल भैया का हाल चाल? अनिल अब सोचे हैं हम कि संडे संडे को जितनी नॉलेजफुल बातें हैं वो बताया करेंगे, तो जितने लोगों को जोड़ना जोड़ दिया करना, उसमें मतलब रिलेवेंट चीजें बताएंगे, जितनी जी जानकारी होने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ बातें बताया करेंगे। हाँ, पर संडे को अब ज्ञान भरी बातें होंगी। आदित्य निषाद, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन विजातीय पदार्थ है बेटा? नमक। नमक विजातीय पदार्थ होता है। ठीक है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? बेटा पोटेशियम बहुत क्रिया करता है, इसका नाम के है, बहुत तेजी से क्रिया करता है बेटा ये। ठीक है, कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? कौन सा आयन लाल को नीला, लाल नीला हो जाए तो बेटा वहीं लाल नीला तो बेटा OH- होना चाहिए, H+ लिखा है इसमें, गलत लिखा है, टाइपिंग गलत हो गई बालक। तो बेटा ये याद रखेंगे आप, OH होना चाहिए, लाल नीला बेटा, नीला लाल तो अलग बात होती है। कौन सा अम्लीय ऑक्साइड बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी बेटा ऑक्साइड जो होंगे बेटा वो अम्लीय होते हैं। बेटा सोडियम ऑक्साइड है तो बेटा क्षारीय है, पोटेशियम ऑक्साइड बेटा क्षारीय है, याद रखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो भी मिल जाए आपको, ये सब यही तीन आएंगे पेपर में, कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये बेटा ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है बेटा, पेट की अम्लता को कम करने के लिए एंटी एसिड टेबलेट खाई जाती है बेटा। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, याद रखें। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है बेटा ये। प्रबल अम्ल तो बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। प्रबल अम्ल क्षार पसंद से बने और क्षारी होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? देखो बता रहा था मैं, CaSO4.12H2। जिप्सम को गर्म करो तो ही बनेगा। अब हम लोग आते हैं बेटा बेकिंग सोडा पर। किस पे बेटा? बेकिंग सोडा पर। हाँ, अब हम बेकिंग सोडा पर आएंगे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हम्म, हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा बेटा जिसे खाने का सोडा कहते हो, ठीक है, खाने का सोडा बेकिंग सोडा को कहा जाता है।
ठीक है, उसकी प्रकृति बेटा कैसे होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि सोडियम लगा है बेटा, मैंने बोला थोड़ा सा स्लाइट क्षारीय होता है, कह सकते हो कभी कभी। हाँ, आगे बढ़ते हम लोग बेटा कि अगर पेपर में आपसे पूछा जाए धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा, धावन सोडा का नाम कोई लिख के दिखाए बेटा, क्या लिखेगा, देखिए कौन कमेंट करेगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम बताओ बेटा, जो बताएगा उसको टॉफी मिलेगी। जो बताए उसको बताइए धावन सोडा का रासायनिक नाम, धावन सोडा का रासायनिक नाम, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए। कोई बोले दरिया, दरिया है दरिया, बोलिए भैया, आगे बढ़ेंगे हम लोग। धावन सोडा का नाम बताओ। धावन सोडा का नाम नहीं पता तुम लोग को, जब तक बताओगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं, जाओ बताओ जल्दी से, कोई भी, अब सब नकल करने के लिए जाएंगे, जल्दी दो, गायब हुए, अभी गायब होके फिर से आएंगे। हम्म, जल्दी बोलिए। तोड़ गुलामी की जंजीरें जब भारत आजाद हुआ, तभी हुआ एक नए भारत का दुनिया में आगाज हुआ। सोडियम कार्बोनेट कौन है भैया, ये होनहार विद्यार्थी, इसका नाम मुझे यूट्यूब पे लेना पड़ेगा, बोलिए भैया कौन है, नाम बताओ। शगुन, शगुन ने बता दिया भाई, शगुन ने। शगुन तो पढ़ रही है आजकल, बहुत मेहनत कर रही है शगुन। शगुन है कि और कोई है, शगुन है बेटा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता था, मेथनोइक अम्ल बेटा, इसी को फार्मिक अम्ल कहते हैं, इसी को HCOOH कहते हैं। लिखा है मूर्ति बनाने तथा शैल चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो आगे आते हैं हम लोग बेटा। अब ये जो लिखा है इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसमें ना तो H प्लस दिख रहा है ना तो OH माइनस, तो बेटा ये क्या हुआ, लवण हुआ। उदासीन है तो pH 7 है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, दही बेटा। लैक्टिक अम्ल कहाँ से मिलता है बेटा, दही से मिलता है। किससे मिलता है, दही से मिलता है। सालिहा खान बड़ी जल्दी आ गई तुम बेटा। अब लास्ट पेज बचा है हमारे पास बेटा, संगमरमर। संगमरमर का बेटा संगमर बेटा वो लिखा है संगमरमर। अच्छा सालिया खान, सोडियम कार्बोनेट तुमने बोल दिया, अच्छी बात है, चलो कुछ तो आता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बेटा ये होता है इसका सूत्र। अब संगमरमर के देखिए बेटा, CaCO3, सुनो ना संगमरमर वाला है ये संगमरमर, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा हम लोग। अब पेपर में आता है बेटा सांद्र अम्ल अब किसे कहते हैं बेटा, बेटा ये जिन अम्ल में जल की मात्रा बहुत कम होती है, जिन अम्लों में जल की मात्रा बहुत कम होती है हम उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके लिए HCl HNO3 H2SO4 लिख सकते हो, सांद्र H2SO4 सांद्र HCl सांद्र HNO3, ठीक है। अब लिखा है साधारण नमक का, नमक ने बेटा यहाँ लवण लिखा होगा, ठीक है, हाँ सही है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl एक साधारण लवण, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आगे बढ़ेगी बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें से संबंधित है, खाने का सोडा NaHCO3, NaHCO3। एक दिन हम आपको सारे सूत्र याद करा देंगे, एक दिन, एक दिन गली में मोड़ में, एक दिन गली में मोड़ में,
बरसात का पानी भर गया। सोडियम सल्फेट का रासायनिक विलयन। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? सोडियम सल्फेट लवण है, उदासीन मान सकते हो। ठीक है बालक, पेपर में कुछ भी घुमा के पूछे आपको याद कर लेना, रट लेना है सब कुछ। हमारे शरीर में जो पीएच होता है उसमें एक ब्लड नाम की चीज होता है तुम्हारे ब्लड में होगा बॉडी में। उसका पीएच बेटा 7.4 होता है। यहाँ पे 7.8 लिख रखा है, लेकिन 7.4 रट लीजिए आप। सूचक क्या होता? बड़ी गजब चीज है सूचक भैया। सूचक मतलब इंडिकेटर। बेटा कह सकते हो वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल और क्षार को विभेदित करने में सहायक होते हैं। विभेदित करने में निवेदन करते हैं, अरे गलत है यार, विभेदित करने में सहायक होते हैं, क्या कहते हैं बेटा? सूचक कहते हैं। अब सूचक जैसे नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर। अगर कभी भी नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, इसका मतलब हमने पेपर को अम्ल में भिगोया। अगर आपका लिटमस पेपर नीले से यानी लाल से नीला हो जाए, लाल से नीला हो जाए तो बेटा वो क्षार होता है। ठीक है, तो ये था आज का बेटा लेक्चर। पूरा पीडीएफ में समअप करके दिखाता हूँ, फट सानी देखो। ठीक है, और अगर आपको बायोलॉजी की क्लास चाहिए तो जरूर बताइएगा। अब बेटा एक बार देख लो, जल्दी पढ़ते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया कर ले तो बेटा लवण बन जाता है। अकार्बनिक अम्ल क्या होता है बेटा? वे अम्ल जिन्हें हम खनिजों से प्राप्त करते हैं, जमीन में खुदाई कर करके प्राप्त करेंगे जनी, उसे अम्लों को हम खनिज लवण कहते हैं, याद कर लेंगे। प्रबल अम्ल क्या होता है बेटा? जिनमें H+ आयन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और भस्म तो जानते हो। पीएच पैमाना क्या होता है बेटा? अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? जिन्हें हम पीएच स्केल कहते हैं। अगर कभी भी अम्ल धातु से क्रिया कर ले तो बेटा दिमाग में बिठा लो, इसमें बनेगा लवण तथा हाइड्रोजन गैस। रटा रहना चाहिए। अम्लीय वर्षा पानी जब बरसता है तो बेटा बहुत सारा धुआं ऊपर उड़ के गया हुआ होता है। अब जब बारिश होती है तो उस धुएं में बेटा कुछ ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तब पानी बरसता है, पानी उन ऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और अम्ल बन जाता है। और जब हमारे अर्थ पर नीचे आता है हम कहते हैं भैया अम्लीय वर्षा हो रही है। और आज यही कारण है कि हमारा ताजमहल बेटा पीला पीला होता जा रहा है। समझ रहे हैं आप सभी बातों को? आगे देते। आर्हेनियस दादा ने क्या बताया बेटा? कहा भैया कि अगर OH- आयन बढ़ जाए तो समझ लो क्षारकता बढ़ रही है। अब उदासीनीकरण क्या ही बताया तुमको, मैंने बता रखा है। क्या बता रखा है? कि जब अम्ल और क्षार परस्पर में क्रिया करते हैं तो बेटा लवण तथा जल बनता है, और इस प्रक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि बेटा यह H+ आसानी से नहीं देता और इसमें H+ की सांद्रता बहुत कम होती है। दोनों लिख सकते हो आप। ऑक्जेलिक अम्ल बेटा इमली में नहीं, प्याज में होता है, ये याद रखें बेटा आप। कागज को कृत्रिम रूप से फाइबर बनाने में प्रयोग किया जाता है NaOH का, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। बाला कब बसती है कार्बनिक अम्ल की बात? तो कार्बनिक अम्ल बेटा जो पेड़ पौधे से प्राप्त हो हमें उन्हें क्या कहते हैं बेटा? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अभी ये थोड़ी देर बाद आपके कॉपी में पीडीएफ आ जाएगा, आपके ग्रुप पे पीडीएफ आ जाएगा, सुबह पढ़िएगा। सुबह थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास किया करिए, रात में जल्दी सो जाया करिए आप लोग। ठीक है, ये दिमाग में बिठा के रखे आप लोग। ज़्यादा देर रात में पढ़ने का उतना फायदा नहीं होता जितना सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का होता है। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जा सकता है। जिप्सम को गर्म कर दूंगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है बालक, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान भैया 7 से कम होता है। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो उसे हम क्षार कहेंगे, और अगर 7 हुआ तो उदासीन कह दे देंगे। किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन अम्लीय होगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कोई पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, कोई पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, या पदार्थ अम्ल होता है। ठीक बोल रहा है ये। कोई पदार्थ स्वाद में कड़वा है तो पक्का क्षार है वो। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला अगर लाल होता है, नीला अगर लाल हो जाए तो पल्लू पक्का अम्ल है वो। अब बेटा क्रिस्टल वाला पढ़ लीजिए, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। ये खड़ियक्स होता है, CaCO3 होता है। दुर्बल अम्ल व्यवहार बेटा H+ आयन की संख्या बहुत कम होती है। ये बात दिमाग में बिठा के रखें।
धातु को क्षय होना, कपरार मतलब बेटा जब हम अम्लीय चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पीएच 5 से कम हो जाए। धातु के ऑक्साइड मूलतः बेटा क्षार प्रकृति के होते हैं। धातु ज़्यादातर क्षारीय होती है, ध्यान रखिए बेटा। विजातीय पदार्थ क्या होता है बेटा? नमक विजातीय पदार्थ है, कोई डाउट है नहीं हमको इसमें। कौन सा पदार्थ कौन सा निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पे टिक कर देना, यही पेपर में आता है, हमको पता है बात। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए औषधि प्रयोग की जाती है भैया। उसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलो, प्रॉब्लम मतलब पता है, H+ ज़्यादा होंगे, बहुत बड़ी बात। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा CSO4 डॉट हाफ H2O है। बेकिंग सोडा बेटा लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। मधुमक्खी में मेथनोइक अम्ल होता है। टूटी हड्डी को जोड़ना है, मूर्ति बनाना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करिए आप। लवण में Na2CO3 का जली विलयन कितना उदासीन होता है, तो बेटा 7 रहेगा। लैक्टिक अम्ल को पाना है बेटा, दूध दही जाइए आप। मम्मी जितना दूध पका के रखे उसमें थोड़ा नींबू डाल देना, सुबह चुपे दही खा लेना, यही काम हो सकता है, दही बन जाएगा। संगमरमर शुद्ध बेटा CaCO3 होता है। सांद्र अम्ल में बेटा पानी की मात्रा बहुत कम होती है, लिखा है मैंने। साधारण लवण बेटा NaCl होता है, इसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। और सोडियम बाइकार्बोनेट संबंधित है खाने के सोडा से बेटा। उदासीन सोडियम सल्फेट का मामला कैसा है बेटा? उदासीन। हमारे शरीर का पीएच मान 7 पॉइंट ऐसा नहीं बेटा कह सकते हम। हमारे परास लिखा 7.0 से 7.8 का, लेकिन रुधिर का बेटा 7.4 होता है। सूचक मैंने बता दिया, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में आपको क्या देते हैं, नहीं, वे रासायनिक पदार्थ जो आपको अम्ल क्षार को विभेदित करने में सहायता प्रदान करते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम लोग उन्हें कहते हैं बेटा, हम क्या कहते हैं बेटा? सूचक कहते हैं बेटा। ये रहा BWC का आज का लेक्चर। आप लोग को लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना चालू करें। और आपको अगर जैव प्रक्रम पर ऐसा ही लेक्चर चाहिए तो मुझे बता दे, तो मैं वो भी व्यवस्था कर दूं आपकी। अब आप पर निर्भर करता है, आप मुझे क्या बताएंगे, जैसा बताएंगे वैसा किया जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपसे कुछ क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएँ तो वो भी बताए बेटा, हम प्रश्न पूछना चालू कर देंगे बेटा हम आपसे, ठीक है। और बेटा वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, 10-10 लोगों में, मेरा कहना मानते हो तो बेटा 10-10 लोगों में शेयर करो जो तुम्हें जानने वाले हो बेटा, प्लीज़ शेयर करो बालक। बेटा जल्दी जल्दी बताएं, कुछ प्रश्नबाजी की जाए बेटा, कुछ प्रश्न पूछे जाए आप लोगों से। क्लास कैसी लगी जल्दी बताएं। और बेटा अगर आप चाहते हैं आपसे कुछ प्रश्नोत्तरी हो जाए तो आज KBT खेल लेते हैं, कौन बनेगा टॉपर। भाई और सज्जनों जल्दी आ जाओ। ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला सवाल। सवाल लाऊं, बताओ, पूछा जाए। नमस्ते सर जी, कौन आया? देव भैया बताओ, कुछ प्रश्न पूछे जाएं, खटाखट कुछ प्रश्न के उत्तर दो भैया तुम लोग, पूछा जाए तुम लोगों से कुछ। देख कौन जल्दी जल्दी उत्तर कमेंट करेगा। पूछा जाए कुछ। चलिए बताइए बेटा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं। बेटा बताइए, शरीर का अशुद्ध रुधिर हृदय के कौन से चैम्बर में जाता है? सबसे पहले कौन से चैम्बर में जाता है? जल्दी कमेंट करने वाले को मिलेगा टॉफी, और उसका बोलेंगे हम बड़े अक्षरों में नाम। जो सबसे पहले उत्तर देगा उसी का आ जाएगा बेटा, बोलिए। आपके शरीर का अशुद्ध रुधिर शरीर के कौन से भाग में, शरीर के नहीं बेटा, हृदय के कौन से चैम्बर में जाता है? क्या बोल रहा हूं मैं, कौन सा दिया? ऑप्शन सुन लो बेटा, बायां अलिंद या दायां अलिंद, दोनों में से कोई एक है। दायां अलिंद, दाएं अलिंद में देव वाजपेयी ने उत्तर दिया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, हमारा रुधिर लाल क्यों होता है? कौन बताएगा? सगुन, योर आंसर इज लेट, सो आई कांट डू एनीथिंग। जो बच्चा प्रश्न पहले उत्तर दे देगा उसी का नाम प्रॉपर रहेगा। अब बताइए, आपका रुधिर लाल क्यों होता है? फटाफट बोलिए, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, ये कौन बनेगा रोडपति नहीं, कौन बनेगा टॉपर KBT? बताओ जल्दी से, आखिर क्यों रुधिर लाल लाल होता है? नहीं, और बताओ।
सबने उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम लोग का लेट आंसर आ रहा है बेटा। सना ने दाहिने अलिंद में लिखा है, कनौजिया ने भी लिखा है सर, हमने देव वाजपेयी, हीमोग्लोबिन के कारण। देव वाजपेयी का दोबारा प्रश्न भी करेक्ट हो गया। ये भैया दोबारा बार जीतते हुए, हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल लाल रंग का होता है। अब आपके सामने ये आ रहा है तीसरा प्रश्न। बेटा, धमनी शुद्ध रुधिर ले जाती हैं या अशुद्ध रुधिर ले जाती हैं? जल्दी कमेंट करिए। धमनी शुद्ध रुधिर ले जाती हैं या अशुद्ध रुधिर ले जाती हैं? ओके, सीक्रेट रॉकेट होने के क्या कारण? सर शुद्ध ले जाती, ये सगुन का आंसर आया परफेक्ट। और सना का आंसर बहुत लेट आता हुआ। सना को अपने मोबाइल को अपडेट करना चाहिए, दोबारा वीडियो चालू करना चाहिए, नहीं पीछे रह जाएंगी ये। फिर से सगुन जीत गई है बेटा, इस प्रतियोगिता में सगुन का भी हाथ आ गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, हृदय में कितने वेस्म होते हैं? हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? सबसे पहले उत्तर किसका आएगा? जल्दी बताओ। अरे सगुन पक्का गलत है, इतना गलत। इस बार आंसर राज ने बाजी मारी है, राज ने बाजी मार दी है और आंसर 4 दे दिया है। राज को मिलता है क्रेडिट। अगला प्रश्न बताइए बेटा, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? सना सुद्र, सना से कहो कि बेटा अपना आंसर थोड़ा मोबाइल अपडेट करें, नहीं पीछे रह जाएंगी ये। सना ने सही उत्तर दिया, लेकिन बहुत सही समय पे नहीं दिया है। बताइए। 4 बेस होते हैं सर, 2 सर CO2। बड़ा अच्छा प्रश्न आया है राज कनौजिया का, या किसका है ये? नहीं, ये है सगुन का उत्तर। सगुन का उत्तर आया है CO2। पौधे अपने काम के लिए बेटा CO2 गैस को लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, भौतिक विज्ञान में आते हैं बेटा। ये बताइए, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? किसका उत्तर आया? कार्बन डाइऑक्साइड। देव वाजपेयी बहुत पीछे चल रहे हो तुम, सब गड़बड़ हो गया। मोबाइल द्वारा चलाओ। कॉन्वेक्स, ये गलत आंसर किसने लिखा है? ये गलत आंसर किसने लिख दिया? राज कनौजिया का आंसर करेक्ट है, अवतल। तो जरा आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। और ये रहा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। अब तो लेट हो रहा है तुम लोग का आंसर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर किसने लिखा? डायोप्टर लिखा है सगुन ने सबसे पहले। ये स्टडी लवर नहीं आया आज। पूजा क्या कर रही है? कहाँ है पूजा? अवतल, हो पूजा भी उत्तर दे रही, मतलब पूजा का भी टैलेंट है भाई। ठीक है पूजा, तुम्हारा भी नाम पढ़ लिया मैंने, सही बोल रही हो। जिसने भी दिया, लेंस की क्षमता का मात्रक बेटा डायोप्टर होता है। अगर किसी व्यक्ति को पास की चीजें साफ साफ नहीं देखती, लेकिन थोड़ी दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, क्या आप बता सकते हो इसकी आंखों में कौन सा दोष है? पास का साफ नहीं दिख रहा है उसको, दूर का साफ दिख रहा है। बताओ कौन सा दूर दृष्टि है या निकट दृष्टि है, कौन सा लेंस लगेगा? फट सा नहीं बताओ।
तो ये था आपका अंतिम प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज अपने 10 दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है बालकों, गुड नाइट। अब आप जा सकते हैं। खूब मेहनत करें, आगे बढ़े, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और वीडियो बना सकें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हमको फीडबैक मिलता रहे। सही कह रहे ना हम सही बोलते हैं। ओके बालक।